Good evening, all of you. Good evening, Nitisa. Good evening, Vedanti. Good evening, Sujal. Good evening, Pranali, Shrutika, Divya. Very good evening, Aniket, Rani, Tisha, Pragati, Dimple. Very good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का अगेन एक न्यू सेशन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट के चैट रॉन्ग साइड आ रहे हैं, चेक कर लो एक बार बेटा, चैट आपका सही जा रहा है क्या? ठीक है, मैं चैट लिख दे रहा हूँ, रिनेम जहाँ पे आपको चैट करना है। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करिए है, मीन्स ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी का हम लोगों का ये जो फर्स्ट चैप्टर है, और इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का आज सेकंड लेक्चर है। ओके तो यहाँ पे इकोलॉजी का जो चैप्टर हम लोग जो यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं, तो इसमें आज के सेशन में जो कल पार्ट हुआ था उसके जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल क्या हुआ था एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिसमें कल हम लोगों ने यहाँ पे इकोलॉजी क्या है उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखे थे। इकोलॉजी मीन्स एक इंटरेक्शंस जिसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑर्गेनिजम्स और एक फिजिकल या फिर अबायोटिक एनवायरनमेंट, उनके बीच में इंटरेक्शंस होता है। और इकोलॉजी जो कंसर्न करता है जनरली 4 लेवल, जिसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स आते हैं। ऑर्गेनिजम्स से पॉपुलेशन फॉर्म होता है, जो आपस में बहुत सारी पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनती है, वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे इकोसिस्टम बनता है, और ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम मिल करके यहाँ पे फॉर्म होता है क्या चीज, बायोम, और बायोम से फॉर्म होता है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स और उसका जो एनवायरमेंट्स है उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे, जिसमें जो एनुअल वेरिएशंस होता है, अर्थ जो टिल्ट कर रहा है अपने एक्सिस पर, उसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या कह सकते हैं हम लोग, सीजनल वेरिएशंस की वजह से बायोम्स का फॉर्मेशन होगा। ओके जैसे कि पिक्चर्स आपको दिख रही है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके और यही ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो रहेगा वो पॉपुलेशन बनेगा, और ऐसे जब बहुत सारी पॉपुलेशंस रहेगी तो उससे एक बायोम का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे फाइनली जो बायोम्स हैं इससे एक बायोस्फीयर फॉर्म होगा। तो ये एक बायोम हो गया, ये एक बायोम हो गया, ये बायोम हो गया। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स भी कल यहाँ पर स्टडी किए थे। रीजनल और लोकल वेरिएशंस की वजह से यहाँ पे डिफरेंट टाइप का जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, जिसमें डेजर्ट, ग्रासलैंड, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट और आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ये हम लोगों ने देखे थे। तो इसमें बेटा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशंस यदि हम देखें तो जो भी है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, उसके जनरली कुछ मेन क्लाइमेटिक रीजंस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ट्रॉपिकल जो कि 0 से लेके 20 लैटिट्यूड के बीच में होता है, जैसे कि यदि हम यहाँ पे इस तरह से इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इस तरफ जब जाएंगे तो ये पोलर एरिया, तो एक टेम्परेट 40 से लेके 60 लैटिट्यूड पर रहेगा। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्या है ये आपको याद रखना है। 20 से लेके 40 के आसपास सब ट्रॉपिकल, और फाइनली 40 से लेके उसके एबो यदि हम देखें 60 एंड एबो लैटिट्यूड, जो कि आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन आते हैं। इस तरह से कुछ मेन क्लाइमेटिक रीजन जो है जिसमें से डिवाइड किया हुआ है। ओके तो फाइनली यहाँ पे रीजनल और लोकल वेरिएशंस जो है जिससे फॉर्मेशन हुआ था वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, ये हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में देखे थे, जिसमें राजस्थान डेजर्ट, साथ ही साथ रेंस और मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन, टेंचिस, टेरेस्ट्रियल टोरेंशियल स्ट्रीम्स, साथ ही साथ क्या है यहाँ पे हाई माउंटेन टॉप्स एंड कंपोस्ट पिट्स, और इवन इंटेस्टाइन में भी ऑर्गेनिजम्स जो है सरवाइव करते हैं। ओके ये हमारा एनसीईआरटी का एक पिक्चर्स है, जिसमें आपको जो हमारे इंडिया में कुछ बायोम्स है उसकी एक पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं।
फाइनली इसके बाद हम लोगों ने बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट का आपस में जो इंटरेक्शंस हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेरिएशंस आ रहे हैं, वो सारे पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे। ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा था डिफरेंट टाइप का हैबिट। और नीस जो है क्या होता है, इसका भी हम लोगों ने डेफिनेशन जो है यहाँ पे देखे थे, जिसमें एक्चुअली हम क्या कह सकते हैं, नीस की हम बात करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जहां पे रह रहा है, ठीक है, दो टर्म आता है, एक हैबिटेट क्या होता है, तो हैबिटेट मीन्स क्या होता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म जो है रह रहा है, लेकिन वहां पे रहने के बाद उसका प्रोफेशन क्या है, उसका रोल क्या है, तो जो रोल, उसका एक्टिविटी उस ऑर्गेनिजम्स का नीस कहलाता है, और उसका लोकेशन वो हैबिटेट कहलाता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। देन फाइनली अभी ऑर्गेनिजम्स जहां पे रह रहे हैं उसके लिए कुछ फैक्टर्स है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसका लाइफ एक्टिविटी जो है अफेक्ट होता है। तो कुछ अबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, अबायोटिक फैक्टर में फर्स्ट आएगा टेम्परेचर, उसके बाद आता है वाटर, लाइट एंड सोयल। सबसे मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वाटर। तो इस तरह से यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स जो है उसके जो ग्रोथ कह लो या लाइफ एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो चलो फाइनली हम लोग यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि फैक्टर्स जो है क्या है और इसका किस तरह से यहाँ पे रोल जो है वो रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक बार रिस्पॉन्स कर दो, प्रॉपरली मैं विजिबल हूँ, सारी चीजें दिखाई दे रही है आपको? ओके ग्रेट, ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे अबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है इसका हम स्टडी करेंगे। किस चीज का? अबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे ये हम लोग देखेंगे। तो फैक्टर्स की यदि हम बात करें तो जिसमें फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ओके, क्या आएगा फर्स्ट फैक्टर? टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जनरली यदि हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या इकोलॉजिकली रिलेवेंट फैक्टर माना जाता है। और जनरली यदि हम टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो हमारी जो लैंड है, लैंड पे एक एवरेज टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, एक एवरेज टेम्परेचर ये वैरी करता है। जाओ, एक मिनट बेटा, जस्ट वेट एक सेकेंड ना। चलो, तो क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? टेम्परेचर हम देख रहे हैं। तो टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो क्या चीज, एक एवरेज टेम्परेचर जो है लैंड पर ये वेरी करता है सीजन वाइज जो है टेम्परेचर। जैसे आज के टाइम पे अभी आप देख रहे हो एकदम टेम्परेचर बहुत लो है, ठीक है, तो एक तो सीजनली जो है ये भी वेरी करता है, या फिर हम इक्वेटर से पोल के तरफ यदि हम जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से हम पोल के तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो है ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। या फिर हम इस प्लेन से यदि माउंटेन टॉप तक के जाते हैं तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे इक्वेटर था, इक्वेटर से ये जो है ये क्या आएगा? पोल। तो इक्वेटर टू पोल के साइड जाने पर टेम्परेचर जो है क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज हो रहा है। एज इट इज ये जो है यहाँ पर ये है प्लेन, और प्लेन से हम माउंटेन टॉप तक के भी यदि हम जाते हैं तो माउंटेन टॉप तक के सेम कंडीशन यहाँ पर भी आएंगी। दोनों भी कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो क्या होगा? डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे रेंज देखें एक सब जीरो लेवल की यदि हम बात करें तो जो पोलर एरिया या फिर हाई अल्टीट्यूड है वहां से मतलब वहां पे 0 डिग्री रहेगा, और यही चीज हम एक ट्रॉपिकल या फिर डेजर्ट की यदि हम बात करें तो वहां पे मोर देन 50 डिग्री भी हो सकता है। जैसे समर में हम देखते हैं तो डेजर्ट में
क्या है 50 या 50 डिग्री से ज्यादा भी टेम्परेचर वहां पर हो सकता है। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक मीडियम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ऑर्गेनिजम्स को जनरली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसमें एक होता है यूरिथर्मल और एक होता है स्टेनोथर्मल। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो है 2 टाइप है। एक आएगा क्या यूरिथर्मल, ओके, और नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा स्टेनोथर्मल। अब यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल जो है ये होता क्या है, क्या डिफरेंसेस यहां पे आएंगे। तो यूरिथर्मल की यदि हम बात करें तो यूरिथर्मल मींस जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। एक्चुअल जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर भी टॉलरेट कर पाएंगे, तो ऐसे एनिमल को यूरिथर्मल कहते हैं। एनिमल या फिर ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा जो रहेगा ये सिर्फ बहुत ही कम रहेंगे। यूरिथर्मल मींस फ्यू ऑर्गेनिजम्स ही टॉलरेट कर पा रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं क्या इसमें, नहीं, ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स ही है जो मैक्सिमम टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की यदि हम देखें, ठीक है, तो वो क्या है, एक नैरो टेम्परेचर पे ही रहते हैं, ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स जो है वो क्या कहलाएंगे स्टेनोथर्मल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या है। इस तरह से यदि हम डेफिनेशन देखें तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या कहलाएंगे यूरिथर्मल। यूरिथर्मल मींस एक्चुअल जो टेम्परेचर, जिसको यूरी मींस ट्रू हम कह सकते हैं, ठीक है, एक्चुअल टेम्परेचर। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो रेस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो इस टाइप का ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या कहलाते हैं स्टेनोथर्मल। ये डिफरेंस है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, इतना ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है वाटर, वो हम लोग देखेंगे, ओके। ओके, तो टेम्परेचर हम लोगों ने फर्स्ट अबायोटिक फैक्टर यहां पर देखे। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा वाटर। अब वाटर के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें तो आप जानते हो बेटा, वाटर की यदि हम बात करें तो कि वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मींस क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट टू द टेम्परेचर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि वाटर है। और वाटर जो है इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफ है वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहां पे ऐसा नहीं कि वाटर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के जस्ट बाद वाटर इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि जो एक्वाटिक लाइफ जो है, जो मैराइन हैबिट या फिर समुद्र में रहने वाले या फिर पानी में रहने वाले या फिर वाटर बॉडीज में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है उनका लाइफ बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है बेटा। वहां पे डिपेंड करता है वाटर का क्वालिटी, समझे, क्वालिटी क्वांटिटी जो है ये भी बहुत मायने देता है, ठीक है। अब वाटर की क्वालिटी की यदि हम देखें जो कि लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इस वाटर में जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, क्या चीज, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन जो आएगा वो कितना है, ठीक है। जनरली इसको जो सॉल्ट कंसंट्रेशन मींस जो सैलिनिटी है इसको पार्ट पर थाउजेंड में मेजर किया जाता है। सॉल्ट कंसंट्रेशन मींस सैलिनिटी, और सैलिनिटी जो है पार्ट पर थाउजेंड, पीपीटी, जैसे पार्ट पर मिलियन होता है ना, मिलियन, पीपीएम, तो ऐसे जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है जैसे पीपीटी पार्ट पर थाउजेंड में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जनरली एक हम जो हमारा लैंड वाटर है उसमें सैलिनिटी कितनी होंगी, ये चीज हम समुद्र की हम बात करें या फिर हाइपर सलाइन लेग्यूम्स,
ठीक है, तीनों में भी जो सैलिनिटी है, ठीक है, या फिर सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होता है। तो पहली चीज तो क्या चीज बेटा, एक तो आ जाएगा इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर के बाद नेक्स्ट जो रहेगा, अब इनलैंड वाटर में कितना होता है, तो इनलैंड वाटर में पार्ट पर थाउजेंड के अकॉर्डिंग हम देखें तो कितना बेटा, लेस देन 5 पार्ट पर थाउजेंड। ठीक है, इतना जो है सैलिनिटी इनलैंड में होता है। यही चीज यदि हम देखें एक तो सी का, तो समुद्र में जो सैलिनिटी होती है 30 से लेकर के 35 के आसपास होती है। ठीक है, और 100 से ज्यादा यदि हम देखें तो जैसे कि कुछ हाइपर सलाइन लेगुम्स होते हैं, नाम से समझ में आ गया, हाइपर सलाइन क्या आएंगे बेटा, लेगुन्स। तो यहां पे बेटा कितना, मोर देन 100 पीपीटी भी क्या कह सकते हैं, सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो सकता है। तो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उसे हम यूरी हैलाइन कहते हैं। सॉरी। ठीक है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में, सॉल्ट या फिर सैलिनिटी के रिस्पेक्ट में हम ऑर्गेनिजम्स को अगेन 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, जिसमें से पहली चीज तो जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखे थे, एक आएगा यूरी हैलाइन और इसी के साथ साथ एक जो रहेगा वो रहेगा स्टेनो हैलाइन। ये दोनों टर्म हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखे थे, बट वहां पे हम लोग सैलिनिटी नहीं, हम टेम्परेचर देख रहे थे, जहां पे हम यूरिथर्मल और स्टेनोथर्मल देख रहे थे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट कर रहे हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, तो जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूरी हैलाइन कहेंगे। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रेस्ट्रिक्टेड करते हैं नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को, तो वो क्या कहलाता है, स्टेनोहैलाइन। तो ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी यहां पे आएगा और यहां पे नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी यहां पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। लेकिन कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स को जब यदि हम लंबे समय तक के सी वाटर में यदि हम छोड़ देंगे, या फिर मैराइन हैबिटेट वाले एनिमल्स को फ्रेश वाटर में यदि हम छोड़ देंगे, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, बताओ, आंसर दो मेरे क्वेश्चन का जल्दी से, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, यस और नो? मृणाली, अनिकेत, हर्ष, श्रुतिका, वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम होगा बेटा वहां पर? सुजल का भी आंसर आया है, इट्स वेरी ग्रेट। क्या प्रॉब्लम होगा? मानव का भी आंसर आया है। कितने स्टूडेंट है अभी? 57 स्टूडेंट है अभी। क्या प्रॉब्लम आएगा? हैबिटेट चेंज हो गया, तो उसमें हुआ क्या ऐसा श्रुति का, क्या होगा निकेत, एक्चुअल क्या हो रहा है वहां पर? नो बेटा ईश्वरी, कंडीशन, हाँ, यहाँ पे एक्चुअल कौन से प्रॉब्लम को फेस करेंगे मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से। क्लाइमेट चेंज एक डिफरेंट थिंग कह सकते हैं हम लोग, बट एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हो रही है वहां पर? नो बेटा ऑक्सीजन कंडीशन नहीं आएंगी, नो बेटा सुजल ब्रीथिंग नहीं, नो तेजस्विनी, नो मानो, एक्चुअल प्रॉब्लम ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होंगी। क्या चीज? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस करेंगे वो लोग। एक्वाटिक हैबिटेट है ना, तो ऑस्मोसिस होंगी। ऑस्मोसिस तो पढ़े हैं ना हम लोगों ने, या तो एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा या फिर एक्जोऑस्मोसिस हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैराइन वाली फिश को फ्रेश वाटर में रखते हैं तो स्वेल होकर ब्रस्ट हो जाती है, पढ़े हम लोगों ने ऑस्मोसिस में। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स होता है। तो ये बेटा वाटर भी और इसका जो क्वालिटी है बहुत मायने देता है, और स्पेशल टाइप के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स स्पेशल जो प्लेस है वाटर की कंडीशन वहां पर भी सरवाइव करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो वाइड रेंज और कुछ ऐसे हैं जो नैरो रेंज
ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे एनिमल जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर पाएंगे वो कहलाते हैं यूरिहेलाइन, और ऐसे जो रेस्ट्रिक्टेड करते हैं नैरो रेंज को तो वो कहलाते हैं स्टेनोहेलाइन। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ इतना ही हम लोगों को याद रखना है। थोड़ी देर के बाद स्लाइड पे आएंगे और स्लाइड की हेल्प से भी हम ये सारी चीजें देखेंगे। एक काम करते हैं, दो ये टॉपिक हम लोग देखे हैं तो ये दोनों को भी हम थोड़ा सा स्लाइड से समझ लेते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे बेटा हम लोग थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट का स्टडी कर रहे थे, तो इस कंसेप्ट में हम लोगों को एक चीज तो यहाँ पे समझ में आ गया था कि जो ऑर्गेनिजम्स है और एनवायरनमेंट, उसमें कुछ फैक्टर्स है जो उनकी लाइफ एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल ये हम लोग देखे, जिसमें हम लोगों ने अभी टेम्परेचर और वाटर का स्टडी कर लिए हैं। लाइट और सॉइल थोड़ी देर के बाद स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं, अबायोटिक फैक्टर, मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है ये, जिसमें टेम्परेचर यदि हम देखें तो लैंड पे बेटा सीजनली वेरी करता है और जनरली ये डिक्रीज होता है। जैसे इक्वेटर से हम लोग यदि कहाँ पे बेटा पोल्स पे यदि जाएंगे या फिर हम प्लेन से माउंटेन के तरफ यदि हम जा रहे हैं तो क्या होगा बेटा, ये जो टेम्परेचर है, ठीक है, पोलर एरिया की हम बात करें तो नेगेटिव टेम्परेचर तक के भी वहां पे दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से सब जीरो लेवल पोलर एरिया या हाई एल्टीट्यूड पे, और ये चीज हम ट्रॉपिकल डेजर्ट की हम बात करें तो मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी वहां पे प्रेजेंट होगा। ओके, इसी के साथ साथ नेक्स्ट इसमें हम आते हैं, तो इसमें देखिए जैसे मैंगो ट्री की हम बात करें तो मैंगो ट्री जो है बेटा, ये यदि हम देखें तो ये हमारे इंडिया का है, और इंडिया में मतलब इसको नीड क्या है, हाई टेम्परेचर का नीड है इसकी ग्रोथ के लिए। तो अब मुझे बताओ ये जो मैंगो का प्लांट है या मैंगो की ट्री है या मैंगो के जो फ्रूट्स है, ये आपको कनाडा या जर्मनी में देखने को मिलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये टेम्परेट कंट्री है, और टेम्परेट कंट्री में टेम्परेचर ऑब्वियसली यहाँ पे कम है, और कम होने की वजह से मैंगो का ये जो ट्री है यहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा। एज इट इज सिमिलर बेटा स्नो लेपर्ड की हम बात करें तो ये केरला फॉरेस्ट में नहीं देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो टूना फिश जो होता है ये भी रेयर रहता है ट्रॉपिकल लेटिट्यूड ओशियन में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो एग्जाम में आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में जनरली पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बेटा इसके बाद हम देखें तो टेम्परेचर एक्चुअली कर क्या रहा है, तो टेम्परेचर जो है ये अफेक्ट करता है काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम, क्योंकि देखिए हमें मालूम है, हम लोगों ने एंजाइम पढ़े, और एंजाइम का एक्टिविटी जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है उस पर ही होता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक एंजाइम्स जो है सही तरह से काम करेगा। यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो एंजाइम प्रोटीनेस नेचर होने की वजह से क्या होगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, पढ़े हम लोगों ने। और यही चीज हम देखें तो टेम्परेचर यदि डिक्रीज होता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो बेसल मेटाबॉलिज्म है बीएमआर हम लोगों ने पढ़े हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी क्या होगी, अफेक्ट होंगी। समझ रहे हो, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी अफेक्ट होगा, और जितना भी हमारा जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का, ये भी जनरली अफेक्ट करेगा। तो इसलिए टेम्परेचर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है, जिसकी वजह से कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली सरवाइव कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ टेम्परेचर जो टॉलरेंस होता है ऑर्गेनिजम्स के टू टाइप्स हम लोगों ने देखे, यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्टेनोथर्मल जो है ये ओनली नैरो रेंज, मतलब यूरीथर्मल को ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाएगा, स्टेनोथर्मल के लिए कम टेम्परेचर ही चाहिए। कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख रहे हो, इस तरह से एनिमल्स जो है यहाँ पे आपको कम और ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये हम लोगों ने देखे। फिर इसके बाद बेटा आप ये जो वाटर देख रहे हो, वाटर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और क्या कह सकते हैं हम लोग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वाटर। जनरली डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स में यदि हम देखें तो वाटर को
क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट में हम देखेंगे बेटा कि कोई एक प्लांट यदि डेजर्ट में ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली यदि ट्रांसपीरेशन यहाँ पे होगा, ट्रांसपीरेशन क्या होता है बताएंगे जल्दी से। यदि इस डेजर्ट प्लांट में ट्रांसपीरेशन होगा तो उसमें एक स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन मैकेनिज्म्स आपको देखने को मिलेगी। स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन क्या हो सकता है? ठीक है, वेरी गुड बेटा। ट्रांसपीरेशन मींस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। अब ये जो लॉस ऑफ वाटर जो है इसको प्रोटेक्ट करना है, ट्रांसपीरेशन से उस प्लांट को अपने आप को बचाना है, तो उसमें स्पेशल टाइप का अडेप्टेशन क्या होगा? सनकेन स्टोमेटा हो सकते हैं उसमें, ठीक है, जिससे वाटर के लॉस को वो बचा सके। उसका थिक क्यूटिकल लेयर उसमें प्रेजेंट होती है, तो थिक क्यूटिकल लेयर की वजह से क्या होगा, उसमें एक स्पेशल टाइप का अडेप्टेशन होगा जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर से वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, और प्रिवेंट करने के बाद ही वो वहां पर सरवाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड वहां पे वाटर है। समझे? तो इसके साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लांट का जो होता है वो भी वाटर पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हम लोग वाटर देख रहे थे, याद है? तो वाटर में मैंने डायरेक्टली आपको सैलिनिटी जो उसकी क्वालिटी क्या होती है वो बताया, लेकिन पहले वाटर के इंपॉर्टेंस तो ये बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में भी वाटर की इंपॉर्टेंस इसके पहले पढ़े। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ स्लाइड इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्टिविटी है मींस फोटोसिंथेसिस जो है, क्योंकि आपको मालूम है वाटर जब स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन भी जाते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन से प्लांट को ग्लूकोज बनाने में हेल्प मिलती है, मींस एनर्जी बनता है। वहां पे लाइट रिएक्शन हम लोगों ने स्टडी किए थे। ओके, याद आ रहा है बेटा? तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम देखें तो एक थोड़ा सा मैंने इसके पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो लाइव करता है ओशियन में, यदि उसको रिवर में हम छोड़ के आ जाते हैं तो वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम मतलब ये यहाँ पे बट इज क्या है, इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम ही वहां पर होती है यदि उसको छोड़ दिया जाए तो। उसके साथ ही साथ बेटे जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो क्वालिटी होती है वाटर की मींस केमिकल कंपोजिशन और पीएच, ये भी मायने देता है। इस स्टेटमेंट में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का ये वाला स्टेटमेंट मैं डायरेक्टली एज इट इज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पे ये बताया है कि सिर्फ किसी एक मतलब क्या है, एनिमल जो कि ओशियन या फिर रिवर में रह रहे हैं तो वाटर अच्छा है तो वो अच्छे रह लेंगे, ऐसा नहीं है बेटा। सिर्फ यही नहीं है कि उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम ही आएंगे, बट वाटर की क्वालिटी भी जो है बहुत मायने रखती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट को समझे। क्लियर हुआ बेटा? थोड़ा सा थ्योरी है इसलिए मैं कुछ चीजों को स्लाइड से और जहां पे कंसेप्ट है उन सारे पार्ट को मैं बोर्ड पे सारा डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। मिक्स तरीके से चलेंगे, बोर भी नहीं होऊंगा इकोलॉजी, और समय के पहले बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट भी हो जाएगा। और जो संडे का टेस्ट रहेगा इकोलॉजी में जहां तक के भी पोर्शन होगा बेटा, इकोलॉजी आने वाला है आप लोगों का। कौन सा संडे? नेक्स्ट संडे। समझे? इकोसिस्टम हमारा हो गया है, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट भी हो जाएगा। अब बायोडायवर्सिटी का कुछ स्टेटमेंट मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोगों को पढ़ना है। वाटर क्वालिटी सेम नहीं रहती है बेटा, बदलते रहती है। हेलो, 63 स्टूडेंट है, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? इफ यस तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा पोर्शन आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। वेरी गुड बेटा, सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट रिस्पॉन्स कर चुके हैं अभी तक के। ओके, बाकी लोग 20 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ गया है। ग्रेट, आउट ऑफ 60 20 स्टूडेंट जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ बेटा, इस संडे को एग्जाम है, इस संडे को टेस्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। आज का रिवीजन टेस्ट जितने लोगों का शेड्यूल था वो दे दिए हैं। आज का रिवीजन टेस्ट में बेटा आपको एक स्पेशल पार्ट्स मिला होगा। आज के रिवीजन टेस्ट में आप पास हो या फिर फेल हुए उसका आपको रिजल्ट मिला होगा। साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का आप एनालिसिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ, और उस पीडीएफ को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मैंने आप लोगों को दिया। समझे? साथ ही साथ बेटा जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर का भी पीडीएफ जो है आप लोगों को डाउनलोड करने का वहां पे ऑप्शन मैंने रखा हूं। नेगेटिव मार्किंग मैंने रखा हूं +4 -1 ये पैटर्न रखा हूं। अभी तक क्या आपका वहां पे सिर्फ +1 रहता है मार्किंग स्कोर,
इस बार बेटा ये +1 को हटा के +4 -1 रखा हूँ। बहुत सारा अपडेट किया हूँ आज के पेपर में, और चेंज होके जो रिवीजन रिशेड्यूल जो मैंने रखा हूँ उसमें ये मिलेगा आपको। एज इट इज सेम पैटर्न बेटा आप लोगों को इस बार का जो संडे का जो टेस्ट रहेगा उसमें भी मिलेगा। 70 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। 70 मिनट्स में आप लोगों को 90 क्वेश्चंस, टोटल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। शुरुआत से ही टाइम मेंटेन करते हुए चलना, अदरवाइज आप टाइम जो है मैनेज नहीं कर पाओगे, समझे। तो ये सारी चीजें जो है इस बार के टेस्ट में आप लोगों को मिलेगी। तो आज जिन लोगों ने टेस्ट दिए हैं उन लोगों के लिए बेटा ये सारी चीजें फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड किया हूँ। और आगे चल के बेटा ऑनलाइन टेस्ट में भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छा जो है एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ आपको एक अच्छा क्या है बेटा वहां पे सपोर्ट जो है प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो मेरे हाथ में जो भी चीज है उसमें मैं मॉडिफिकेशन ला करके आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। ओके, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मार्क करके आया हूँ बेटा, जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हम देखेंगे अभी। देखिए बेटा सेल बायोलॉजी का टेस्ट हो गया है, उस पर कोई ऑप्शन नहीं रखा था। आज का जो पेपर है उसमें ऑप्शन रखा है। यदि आप लोगों ने टेस्ट दिए हो तो उसमें आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएगी। नौसिम, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो बेटा आप मुझे। आई थिंक बहुत ही कम क्लास अटेंड की हो आपने। संडे का बेटे जो टेस्ट रहेगा आपको टाइम पता चल जाएगा, मे बी 11 बजे या 10 बजे के आसपास हो सकती है। ठीक है, या फिर 12 बजे भी हो सकती है, या फिर फ्लेक्सिबल टाइम मैंने आप लोगों को दिया तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइमिंग रहेगा जिसमें आपको 3 से 4 घंटे का एक टाइम मिलेगा, जिसमें आप कोई भी बीच में 1 घंटा निकाल लो और 1 आवर्स का टेस्ट रहेगा। 1 घंटे आप निकालिए और टेस्ट दीजिए। टाइमिंग फ्लेक्सिबल रखा जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है बेटा। हेलो, आई थिंक आज वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, देखने दो यार कुछ तो भी। वीडियो क्वालिटी सही चल रहा है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, ओके, सही है, नो प्रॉब्लम। चलो ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोर्शन हम देखेंगे। यहाँ पे हम वाटर के टर्म्स को समझ रहे हैं, और वाटर के टर्म्स में देखो लास्ट पैराग्राफ में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं बेटा, वाटर की क्वालिटी जो है वो भी मायने देती है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसमें वाटर की क्वालिटी मींस उसका केमिकल कंपोजिशन, साथ ही साथ उसका जो पीएच है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सॉल्ट का कंडीशन, इनलैंड वाटर, सी का और हाइपर सैलाइन लेगुम्स में यहाँ पे अमाउंट है लेस देन 5, इनलैंड वाटर रहेगा 30 से 35, मैंने यहाँ पे आप लोगों को यही बताया हूँ। ठीक है, सी का होता है और हाइपर सैलाइन लेगुम्स में मोर देन 100 होता है। देखिए यहाँ पे 100 का मतलब क्या है, 100 मॉलिक्यूल सॉल्ट के 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में। ठीक है, ये इसका मीनिंग है बेटा, समझे। हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स, तो कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोगों को ये पिक्चर्स दिख रहा है बेटा, सी का दिख रहा है, इनलैंड वाटर दिख रहा है, और हाइपर सैलाइन लेग्यूम्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसमें वाटर की क्वालिटी आप देख सकते हो और समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेस्ड ऑन द टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बताया था, एक यूरी हेलाइन बताया था और दूसरा स्टेनोहेलाइन। यूरी हेलाइन जो है जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, बट स्टेनोहेलाइन में यदि सॉल्ट कंडीशन ज्यादा रही तो ये इनका डेथ हो जाएगा। मींस ये सिर्फ और सिर्फ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही क्या करेंगे, टॉलरेट कर सकते हैं। इस तरह से यदि हम फ्रेश वाटर एनिमल को सी वाटर में छोड़ दे या सी वाटर एनिमल को फ्रेश वाटर में यदि छोड़ दे तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम उसमें देखने को मिलेगी, हो सकता है उनका डेथ भी हो जाए। प्रॉपर वे से वो अपने लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्या हो गया बेटा कल्याणी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए बेटा यहाँ पे कॉमनली जो है कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तो स्टेनोहेलाइन और यूरीहेलाइन एनिमल्स, थोड़ा सा उनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज रहेगा, वैसे देखने में तो एज इट इज सिमिलर लगते हैं, लेकिन फिर भी वो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम जो है
फेस करेंगे। फीस आप देख रहे हो, ठीक, एक गोड फीस है, हैडॉक है, कर्क्यूनस, कॉमन मॉली। ओके ओके बेटा कल्याणी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैसेज कर देना मुझे। ओके चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे हम आते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा, हम लोगों को यहाँ पे जो स्टडी करना है वो आएगा लाइट। टेम्परेचर हम लोगों का हो गया है, वाटर हम लोग समझ लिए हैं। वाटर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है बेटा लाइट, और लाइट का रोल क्या है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो बेटा ये सीक्वेंस याद रखना, नंबर 1 पे है टेम्परेचर, और सेकंड नंबर पे टेम्परेचर के बाद आता है वाटर। नहीं तो आप बोलोगे कि लाइट जो है उसको हम नंबर 1 पे रख देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइट को यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर जो आता है लाइट है, जो कि कॉम्प्लेक्स फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर है ये। अब लाइट की यदि हम बात करें तो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ISR पढ़े हम लोगों ने बेटा इकोसिस्टम में। तो ये जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है, इसमें यदि मैं आपको कहूं कि बेटा 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर का जो लाइट होता है, कितना, 400 टू 700 नैनोमीटर लाइट, इसे कहते हैं PAR। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PAR? जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे मुझे, क्या होता है PAR का मीनिंग? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? शुभम का आंसर आया है सबसे पहले, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स? वेरी गुड बेटा, सुजल, ग्रेट। हाँ, तो PAR जो होता है बेटा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, कितनी होती है? यदि 100% सोलर रेडिएशन आ रहा है तो मोर देन 50% तो स्कैटर्ड हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल से एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेस देन 50% ही होती है जो कि बेटा कहलाती है PAR, और उसमें भी लेस देन जो 50% है, ठीक है, जिसमें 400 से लेके 700 नैनोमीटर ये वेवलेंथ है। ठीक है, तो इतना जो वेवलेंथ है यहाँ पे जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होती है। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस में भी यदि हम देखें तो ये जो है इसमें ये जो लेस देन 50% है, तो इस लेस देन 50% में भी कितना 2 से लेके 10% जो होता है, 2 to 10% जो होता है, इतना ही प्लांट जो है कैप्चर कर पाएंगे। क्या चीज? इतना रेडिएशन ही जो है प्लांट क्या है कैप्चर कर पाएगा, और प्लांट के कैप्चरेशन के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 से लेके 5% जो रहेंगी टोटल की यदि हम देखें, ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो कि सस्टेन होता है हमारे इंटायर लिविंग वर्ल्ड में, समझे। और हम जानते हैं कि सन जो होता है ओनली सोर्स फॉर द एनर्जी हमारे अर्थ पे, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। ठीक है, उसको छोड़ के हमारे सन से जो हमें लाइट मतलब एनर्जी मिल रही है, एनर्जी का जो सोर्स है वो सन है। तो लाइट के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें यहाँ पर, तो देखिए बेटा लाइट जो है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है। तो हम यहाँ पे जो देख रहे थे थोड़ी देर पहले कि प्लांट को बेटा सनलाइट चाहिए, क्योंकि तब जाके ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट जो होते हैं, हर्ब्स की या फिर श्रब्स की हम बात करें, तो ये एडाप्टेड होते हैं किस तरह से, फोटोसिंथेसाइज ऑप्टिमली। ठीक है, अंडर द वेरी लो लाइट। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये जो ट्री है एक लॉन्ग ट्री है, और उसके बाद कुछ ट्री ऐसे रहेंगे जो छोटे छोटे हैं। तो बेटा ये छोटे ट्री जो है ये आपस में अडाप्ट हो गए। कैसे अडाप्ट हो गए? तो इस तरह से ये जो लॉन्ग ट्री है ये सारा लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो नीचे तक के लाइट तो नहीं पहुंच पाएंगी। अब नीचे तक के नहीं पहुंच पाएंगी, जो कैनोपीज जो हो गई है ट्री की वजह से, तो ये अपने आप को अडाप्ट कर लिए कि इनको लो लाइट भी मिला तो भी ये वहां पे क्या होंगे बेटा,
सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि लाइट प्रॉपरली नहीं पहुंच पाया तो फूड चेन जो है या फिर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बाद देखो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो देख रहे थे कि बहुत से प्लांट जो डिपेंड करते हैं सनलाइट पर, जिससे कि फोटो पेरियडिज्म, आपको याद होगा फोटो पेरियडिज्म हम लोगों ने पढ़े हैं, पीजीआर जब पढ़े थे वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें एक टर्म था फोटो पेरियडिज्म मींस फ्लावरिंग जो होता है। तो इसमें क्रिटिकल डे लेंथ वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, एक लॉन्ग डे प्लांट होता है, और एक डे नेचुरल प्लांट होता है। तो शॉर्ट डे प्लांट ऐसा होता है जैसे कि हो सकता है इसका क्रिटिकल डे लेंथ यदि 9 आवर्स है तो इसको 9 आवर्स का ही सनलाइट चाहिए, इससे ज्यादा या इससे कम मिला तो चल जाएगा, ज्यादा मिला तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। लॉन्ग डे का क्रिटिकल डे लेंथ 12 आवर्स है तो इसको इतना लाइट चाहिए ही चाहिए, इससे कम मिला तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होंगी। और डे न्यूट्रल प्लांट तो ऐसे हैं एवरग्रीन, कभी भी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा ये सनलाइट, बहुत से प्लांट जो होते हैं इस सनलाइट पर ही इनका फ्लावरिंग जो है डिपेंड करता है। कुछ एनिमल देखो बेटा, आपने देखे होंगे, एक डायूर्नल होता है, ठीक है, और एक नॉक्टर्नल होता है। जैसे कॉकरोच, कॉकरोच जो होता है नॉक्टर्नल हैबिटेट होता है, मतलब रात के टाइम पे ही वो निकलेगा, ठीक है। हम लोग जो होते हैं डे के टाइम पे जो है वर्क करते हैं, और उसके बाद भी कुछ भी हो डे लेंथ, उसके बाद भी देखो फॉर क्या है, फॉरेगिंग जो है या रिप्रोडक्टिव है माइग्रेटरी एक्टिविटी हम देखें तो वो लाइट इंटेंसिटी और फोटो पीरियड पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कंप्लीट दिन में बेटा आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी खाना नहीं खाते हो, आपका डिनर का या लंच का एक प्रॉपर टाइम है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हैबिट जो होती है उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। ये बर्ड्स की भी हम बात करें तो उसमें जो माइग्रेटरी हैबिट है, या हम रात के टाइम पे उठ के घूमने फिरने नहीं चले जाते बेटा। तो ये सारी चीजें जो है बेटा वो लाइट पर ही डिपेंड करती है। समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं हम लोग पॉइंट्स है जो लाइट पर सारी चीजें अफेक्ट कर रही है। तो लाइट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, फैक्टर होता है। तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स है बेटा, लाइट एंड टेम्परेचर जो हमारे लैंड पे जो आ रहा है, ठीक, इसी की वजह से आ रहा है। तो टोटल सोलर रेडिएशन जो है, इसमें हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 400 से 700 नैनोमीटर का जो लाइट होता है, ठीक, ये हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है। डीप यदि हम देखें ओशियन में, हम गहराई तक के यदि जाए तो डार्क एनवायरनमेंट है बेटा, जहां पे किसी भी टाइप की सन की एनर्जी नहीं पहुंच रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लाइफ नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। वहां पर भी लाइफ है, वहां पर भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जनरली जो लाइट की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं उनका डेथ होता है, तो वो उससे जो फूड है वो उन ऑर्गेनिजम्स को मिलेगा, और उनमें कुछ एडाप्टेशन ऐसा हो गया है कि वो वहां पर विदाउट द सनलाइट भी वो सरवाइव कर सकते हैं। स्पेक्ट्रल क्वालिटी हम देखें सोलर रेडिएशन की, तो यूवी स्पेक्ट्रम जो होता है हार्मफुल होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर लाइट हमारे लिए यूजफुल है। एक्सरेज देख लो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देख लो, तो ये हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। ये हमारे बॉडी में म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। म्यूटेशन क्या होता है आपको मालूम है, एक डीएनए का नॉर्मल सीक्वेंस है, जैसे ए टी जी सी, इधर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आया तो यहाँ पे ए ऐसा हो जाएगा, तो ये जेनेटिक कोड सीक्वेंस चेंज हो गया, जिससे कैंसर जैसा प्रॉब्लम भी हो सकता है। ओके, तो कलर कंपोनेंट नहीं बेटा, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जो मैराइन प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइट को लेकर के यहाँ पे समझाए हुए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हम लोगों को समझना है वो हमारे लिए जो है क्या चीज है बेटा, सॉइल। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। लाइट वाला पार्ट बेटा सभी लोगों को समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट पे हम चलेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। चलो ऑल क्लियर है? ऐसा कोई है जिसे डाउट है या नहीं है, समझ में आया है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो बेटा मुझसे जल्दी से। सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं मुझे अभी। ओके वेरी गुड, तो सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग फाइनली आगे का पोर्शन देखेंगे। मींस नेक्स्ट फैक्टर जो है वो क्या आएगा बेटा, स्वेल। इसे एडाफिक फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे?
एडाफिक फैक्टर। ओके, अब ये जो एडाफिक फैक्टर जो है, तो इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग पहले समझ लेंगे और उसके बाद फिर सारी चीजें जो है वो हम देखते हैं। तो पहली चीज तो इंपॉर्टेंट टर्म्स यदि हम देखें तो सबसे पहली चीज तो सोयल ये होती क्या है, तो ये आप जानते हो। जैसे कि हमारे ये अर्थ है, तो अर्थ का ये जो हमारा अपर मोस्ट लेयर जो होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा बेटा, जो अर्थ क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर जो कि रॉक जो होता है उसका जब वेदरिंग होगा, ठीक है, वीडियो पॉज तो नहीं हुआ बेटा। रॉक की जब वेदरिंग होती है तो रॉक की वेदरिंग के बाद अपर मोस्ट लेयर जो हमारी अर्थ की होती है, जो फॉर्म होती है, वो होती है बेटा सोयल। सोयल में जनरली लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल दोनों भी मिक्स होते हैं, मींस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसमें यदि हम देखें तो इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे। ओके, सोयल का अपना खुद का एक कंपोजिशन होता है, मिनरल्स रहता है, मिनरल्स के साथ ही साथ उसमें मॉइस्चर होता है, मींस वाटर भी उसमें प्रेजेंट होता है, और वाटर के साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, सोयल का एक प्रॉपर्टी हो गया। ऑर्गेनिक में एक तो लिविंग और नॉन लिविंग मैटर जो है ये दोनों भी आएगा, लिविंग भी आ जाएगा और साथ ही साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो है ये भी उसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। परसेंटेज लेवल देखिए तो बेटा मिनरल सबसे ज्यादा होता है, मींस नियर अबाउट 40% मिनरल्स रहेगा, 25% वाटर रहेगा, उसमें एयर भी रहती है, वाटर ही नहीं एयर भी रहती है, मींस 50% वाटर और एयर का कंपोजिशन वहां पे रहता है, और 10% के आसपास जो है ऑर्गेनिक मैटर या कंपोजिशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ सोयल क्या कहलाता है, ठीक है, तो सोयल का फॉर्मेशन होना ये कहलाता है पेडोजेनेसिस। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है बेटा, और मैं भी आप लोगों को टेस्ट में दूंगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा का पढ़ा रहा हूं यहाँ पर वो आप लोग रेडी रखेंगे। कितने स्टूडेंट है अभी यहाँ पर, 62 स्टूडेंट अभी है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो पेडोजेनेसिस क्या होता है बेटा, एक प्रोसेस जिसमें सोयल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। यदि आपको ये कहा जाए कि 1 इंच सोयल का जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो 1 इंच सोयल का जो फॉर्मेशन है उसके लिए 500 से लेके 1000 ईयर तक के भी लग सकते हैं। इतने टाइम में सिर्फ 1 इंच सोयल जो है इतना फॉर्म होता है। तो प्रोसेस सोयल फॉर्मेशन की ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है पेडोजेनेसिस। ये आप लोगों को याद रखना है। पेडोजेनेसिस के बाद अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमें कैसे पता चला, इतना मिनरल होता है, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फिर ये हमारे XYZ जो भी काम में आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा बेटा, हमें स्टडी करनी पड़ी। किसकी स्टडी करनी पड़ी, सोयल की हमको स्टडी करनी पड़ी। अब यहाँ पे जो स्टडी जो होती है इसके लिए टर्म यूज होता है क्या चीज, पेडोलॉजी। जब पेडोजेनेसिस यहाँ पे फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली पेडोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सोयल कहलाएगा। समझ में आ गया, इसी को एडेफोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको एडेफोलॉजी पूछा जाएगा या फिर पेडोलॉजी पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हर्ष, शुभम, डिंपल, तृप्ति, सुजल, सुप्रिया, ओके, सभी के क्लियर है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैं आपको जो ऑर्गेनिक मैटर की जो बात कर रहा था, तो ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। अब यदि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, तो हम लोगों ने इकोसिस्टम में भी हमने देखे थे कि ये ऑर्गेनिक मैटर जो है यदि डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है, पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। जो सोयल में डेड ऑर्गेनिक मैटर यदि प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, ह्यूमस। और ह्यूमस कैसे फॉर्म हुआ बताओ, ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन हुआ तो उसके बाद फॉर्म हुआ क्या चीज, ह्यूमस। समझे, मींस यहां पे क्या होगा, जो फॉलन प्लांट की लीव्स जो हो गई या फिर एनिमल मटेरियल जो हो गया, उसके बाद जो डेट्रिटस जो था, ठीक, डेट्रिटस को डेट्रिटिवर्स ने उसको फिर क्या किया, कंज्यूम कर लिया, फिर माइक्रोबियल वहां पे एक्शन हुआ, उसके बाद ह्यूमस बना। और ह्यूमस जो है ये
हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर जो है स्टडी किए हैं। चलो हमारा स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, जो भी अभी अब तक हम लोगों ने देखे। तो देखिए बेटा यहाँ पे नेचर, थोड़ी देर पहले बताया बेटा, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। जैसे क्ले सोयल भी होता है बेटा, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो है, लाइम सोयल भी होता है। तो ये नेचर एंड प्रॉपर्टी जो होती है बेटा डिफर करता है एक तो क्लाइमेट पर, या फिर जो वेदरिंग प्रोसेस है, रॉक का जब वेदरिंग होता है, या फिर सेडिमेंटेशन, या फिर जो सोयल का डेवलपमेंट हो रहा है उस पर। फिर सोयल का कंपोजिशन, उसका जो ग्रेन साइज होता है आपस में जब वो एग्रीगेट हो रही है, ठीक है, तो ये डिटरमाइन करता है क्या चीज बेटा, परकुएशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सोयल की। और यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, ये जो पैरामीटर जिसमें उसका पीएच, मिनरल का कंपोजिशन और टोपोग्राफी जो होती है, जो डिटरमाइन करता है वेजिटेशन और जो भी एनिमल्स वहां पे रह रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो उसका फर्टिलिटी जो है उस पर डिपेंड करेगा। एक्वाटिक एनवायरनमेंट में यदि हम देखिए तो जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं डिटरमाइन करता है बेनिथ एनिमल। बेनिथ एनिमल मतलब जैसे ये वाटर बॉडी है तो इसका जो बॉटम में जो रह रहे हैं, ठीक है, बेनिथ एनिमल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है सोयल में आती है। तो ये वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सोयल मींस एक एडाफिक फैक्टर होता है जो कि अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, एक टिपिकल सोयल में कितना परसेंट क्या क्या चीज कंसिस्ट होती है ये भी मैंने बताया। ये एक मिक्सचर होता है बेटा लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल्स का। और साथ ही साथ पेडोजेनेसिस मींस सोयल के फॉर्मेशन का प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहते हैं। पेडोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ सोयल कहलाता है। सोयल में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, इसमें हम लोगों ने ये सारे कंसेप्ट देख लिए, ह्यूमस क्या होता है, और फाइनली जब डिकम्पोज होगा तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये हम लोगों ने देखे। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जो होता है अबायोटिक फैक्टर्स का, ये हम देखेंगे। क्योंकि देखिए अब ये सारी चीजें तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या है, जो भी फैक्टर्स है, ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को मेंटेन रखना है। जैसे कि एकदम से बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, एकदम से गर्मी लगेगी, तो क्या ये वहां पे रह पाएगा क्या, नहीं। कुछ बर्ड्स देखो माइग्रेट करते हो कहीं और पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है अपने आप को सरवाइव करने के लिए या फिर मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, वहां पे किसी ना किसी टाइप का रिस्पॉन्स देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ एक्टिविटी को मेंटेन रख पाए। तो ये रिस्पॉन्सेस क्या हो सकता है, तो इसमें कुछ प्रोसेस होती है जिसमें या तो वो अपने आप को रेगुलेट करेंगे, बाहर कितनी भी ठंडी या कितनी भी गर्मी रहे, हम अपने अंदर के बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एकदम कांस्टेंट रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं, तो इस टर्म को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जब कांस्टेंट रख सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स मेंटेन कर सकते हैं अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को, ठीक है, तो वो कहलाता है रेगुलेट्स। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता, बाहर ठंडी है तो अंदर भी ठंडी रहेंगी, बाहर गर्मी है तो अंदर भी गर्मी रहेंगी। तो इस टाइप का जो है वो क्या कहलाएगा, कन्फर्मर्स। कुछ जब सहन नहीं कर सकते तो वो वहां से भाग जाते हैं अनफेवरेबल से फेवरेबल एनवायरनमेंट में मेंटेन करने के लिए, वो कहलाता माइग्रेट्स। कुछ भाग नहीं सकते तो एक ही जगह पे अपना रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी या ग्रोथ रेट को एकदम क्लोज करके, स्लो डाउन करके, एकदम बंद करके, जैसे बैक्टीरिया जो होता है एक एंडोस्पोर फॉर्म कर लेता है और अंदर छुप के बैठ जाता है, वो कहलाता है सस्पेंड। जैसे सीड में जो डोरमेंसी जो होती है, डोरमेंसी भी एक एग्जांपल है सस्पेंड का। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्टिविटी जो है ये देखने को मिलती है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो अभी यहाँ पे यही पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप जो है ये समझेंगे। हाँ बेटा, इंसेस्टेशन होता है बेटा, तेजस्विनी, वेरी गुड बेटा, ग्रेट। तो अभी हम लोग यहाँ पे अबायोटिक जो फैक्टर्स है उस पे एनिमल्स जो है किस तरह से रिस्पॉन्स देंगे और कैसे अपने जो एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन रखेंगे, ये सारी चीजें अभी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके, बेटा एक एक चीज में स्लाइड से, पिक्चर्स की हेल्प से, बोर्ड की हेल्प से आप लोगों को यहाँ पे डिलीवरी दे रहा हूँ लेक्चर्स का। और ये जो लेक्चर्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद भी यदि आपका किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट्स रहता है तो मैं हूँ आप लोगों के लिए, कभी भी आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो होम्योस्टेसिस मैंने आप लोगों को समझाया। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, रिस्पॉन्सेस। क्या चीज, रिस्पॉन्सेस टू अबायोटिक एनवायरनमेंट।
हर टाइम पे बेटा सीजनल वेरिएशंस आ रहे हैं। कभी बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो हर टाइम पे कुछ ना कुछ जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, मींस अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो मेंटेन करके रखना ये क्या कहलाता है बेटा? होम्योस्टेसिस। क्या कहलाएगा? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मींस अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। बाहर ठंड हो या गर्मी हो, हमारे बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है। कम होगा क्या? नहीं। ज्यादा होगा क्या? नहीं। 37 डिग्री सेल्सियस मींस 37 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी चेंजेस नहीं होता। तो अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स किसका बेटा? एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग हमारे जो बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को जनरली वैसे देखा जाए तो टू मेन कैटेगरी जो होती है, मेनली टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक तो होगा रेगुलेट्स और दूसरा होगा कन्फर्मर्स। तो जिसको हम रेगुलेटर्स कहते हैं और दूसरा कन्फर्मर्स कहलाएगा। तो रेगुलेटर्स क्या होता है और कन्फर्मर्स क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर माइग्रेशन क्या है और डायपॉज क्या होता है, ठीक है, वो तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। सस्पेंड क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, वो भी आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, हेलो, क्लास में है ना सभी लोग? बोर तो नहीं हो रहा? लेक्चर फास्ट तो नहीं हो रहा? 62 स्टूडेंट, रिस्पॉन्स में क्विकली। शुभम, प्रणाली, मानव, तेजस्विनी, कल्याणी, हो बेटा आप? ग्रेट। श्रुतिका, तृप्ति, बाकी लोग? गौरव नहीं है कि क्लास में? दुष्यंत बहुत दिनों से नहीं दिखा मुझे। चलो, बाकी सभी के तो रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। कलश क्लास में हो बेटा? कलश भी नहीं दिखा आज मुझे। कलश भी थोड़ा बीमार है, अभी मैसेज आया था उसका। अमृता बेटा कैसा चल रहा है आपका स्टडी? पूर्वल, साहिल, निकिता, आप लोगों के रिस्पॉन्सेस नहीं मिल रहे मुझे। तपस्या है या नहीं है? सरवरी, भाग्यश्री, नया क्लास ज्वाइन करी क्या आज? ज्वाइन हुआ उसका क्लास या नहीं हुआ? कल प्रॉब्लम आ रहा था उसका, समझाया मैंने उसे, लॉगिन करके ज्वाइन करना है। अभी भी नहीं दिखी मुझे, बोली सर आ गया मुझे सारी चीजें। नेटवर्क इश्यू है साहिल का। ओके, दिव्या बेटा कैसा चल रहा है स्टडी? गामिनी, हमेरा, प्रज्वल, नौसिम बेटा, आप फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं मुझे बहुत दिनों के बाद। चलो, तो बाकी स्टूडेंट तो आते ही हैं, सारे लोग रहते हैं। कुछ स्टूडेंट अभी दिख नहीं रहे मुझे जो रेगुलर रहते हैं, शायद उनका इकोलॉजी हो गया होगा। ओके, ठीक है, प्रज्वल, ईश्वरी, लियांशु, ग्रेट। चलो, तो आगे बढ़ते हैं विदाउट डिले किए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोग अभी जो देख रहे थे कि एक अबायोटिक इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में एक ऑर्गेनिजम्स जो अपना रिस्पॉन्स देता है, तो ये कैसा देता है? ठीक है, ओके अमृता, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सेस हैं, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है क्या चीज, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। मतलब अब ये दो तरीके से होंगे, या तो फिजिकली मेंटेन करेंगे या फिर बिहेवियरली मेंटेन करेंगे। अब ये कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस की यदि हम बात करें, ऑर्गेनिजम्स का जो मेंटेनेंस यदि हम देखें, तो ये कैसे हो सकता है? तो इसमें क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर या फिर ऑस्मोटिक कंडीशन बाहर से कुछ भी चेंज हो, लेकिन इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट रखेगा। जैसे कि इसमें ऑल बर्ड्स या फिर मैमल्स की हम बात करें, और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स जो है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज भी आती है, समझे? ये क्या करते हैं, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एकदम कांस्टेंट करके रखेंगे। तो ये कहलाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। एक डायग्राम से समझेंगे। ये एक डायग्राम है बेटा। डायग्राम में इधर साइड एक एक्सटर्नल लेवल है
और ये इंटरनल लेवल है। तो ये उसके बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है। यदि मैं यहाँ पे इस तरह से एक ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, तो इस ग्राफ में मैं आपको रेगुलेटर्स और कन्फर्मर्स दोनों समझा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये वाला ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये रेगुलेटर्स का है। किसका है ये? रेगुलेटर का है। तो रेगुलेटर में क्या हुआ, आप देखिए टेम्परेचर बढ़ भी रहा है या कम भी हो रहा है, लेकिन रेगुलेटर में ये एकदम कांस्टेंट है। कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। कन्फर्मर्स क्या कर रहे हैं? कन्फर्मर्स बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, अंदर का भी बढ़ा देंगे। बाहर का टेम्परेचर और बढ़ा, अंदर का और बढ़ जाएगा। बाहर का टेम्परेचर और बढ़ा, उसके अंदर भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंज आते जा रहा है। तो ये वाला जो है, ये क्या कहलाएगा बेटा? कन्फर्मर्स। और ये जो है, ये क्या कहलाएगा? रेगुलेटर्स। लेकिन इसी के साथ साथ अगेन एक और होता है बेटा, जिसे पार्शियल रेगुलेटर कहते हैं। पार्शियल रेगुलेटर में क्या होता है, एक टाइम तक के वो उसमें चेंजेस आता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अंदर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बाहर भी अंदर, बाहर भी अंदर, बाहर भी अंदर। एक टाइम के बाद वो कंट्रोल कर लेते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं होने देते। तो इस टाइप के जो एनिमल्स जो होते हैं, ऑर्गेनिजम्स, वो कहलाते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। तो अभी यहाँ पे दो टर्म को हमको समझना अच्छी तरह से। एक तो रेगुलेटर्स क्या होता है और एक कन्फर्मर्स क्या होता है, ठीक है। तेजस्विनी बेटा, ह्यूमन बॉडी जो है वो रेगुलेटर्स है। बाहर टेम्परेचर बढ़ा, बट अंदर क्या है, उसने कंट्रोल करके रखा है। अंदर कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं। समझे? मैमल्स बताया मैंने थोड़ी देर पहले। तो रेगुलेटर्स में क्या आएगा? मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स, मैमल्स, लोअर। ये देखो रेगुलेटर्स का मैंने एग्जांपल बताया था आपको। ऑल बर्ड्स जो है इसमें आते हैं, मैमल्स जो है ये भी इसमें आते हैं। मैमल्स के बाद यहाँ पे जो लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ऑल लोअर वर्टिब्रेट्स, ये भी इसमें आते हैं। और साथ ही साथ इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज जो है, ये भी इसी में आते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये रेगुलेटर्स है। रेगुलेटर्स मतलब इन्होंने अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, बाहर कुछ भी बदलाव आए, अपने अंदर का उसने एनवायरनमेंट को एकदम कांस्टेंट रखा है। कुछ चेंज होने दे रहा है क्या? नहीं होने दे रहा है। इनमें एक एबिलिटी होती है कि अपने इनसाइड जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रख पाए, और कांस्टेंट रखने की वजह से ये अंटार्कटिका में भी रह सकते हैं और वो सहारा डेजर्ट में भी लाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह पर रहेगा, या फिर वो अंटार्कटिका से होते हुए सहारा डेजर्ट तक के भी आ सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जहां पे कुछ ऐसा होगा। हाँ बेटा, हाँ मेरा फास्ट हो रहा है, थोड़ा धीरे पढ़ाना है। कहाँ पे प्रॉब्लम आई बताओ? एक्चुअली टॉपिक ही ऐसा है, इसमें हम स्लो और फास्ट कहीं नहीं जा सकते। कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं। जो भी फास्ट हुआ होगा बताओ, मैं रिवाइज करा देता हूं। अभी का या इसके पहले का पोर्शन कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ लो। बाकी लोग, हाँ हो सकता है फास्ट हो गया होगा, बट फास्ट नहीं, एक्चुअली ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो बोर्ड राइटिंग करूंगा ना तो आप हो जाओगे बोर। आप सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो, जो मैं कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी देखेंगे तो भी बोर हो जाएंगे। तो उस एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट समझाने वाला है वो भी मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड के फॉर्म में लेके आया हूँ। आ गया हूं मैं भी। मेरे आउटपुट में भी मैं वहां पे नहीं दिख रहा था मैं अपने आप को। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे जो अबायोटिक फैक्टर के रिस्पेक्ट में एनिमल्स का क्या रिस्पॉन्स होता है ये हम देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने होम्योस्टेसिस इस टर्म को समझे। होम्योस्टेसिस जो है ये क्या होता है? तो होम्योस्टेसिस मीन्स क्या चीज? बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आए, हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट रखते हैं।
हाँ हाँ मेरा बेटा, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड से कन्फर्मर्स जो है आपको रिवाइज करवा दूंगा और फिर हम बोर्ड पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आप जो है क्या कह सकते हैं बेटा, ये जो एनिमल्स है इसमें चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक पर्सन की हम बात करते हैं, आपकी या मेरी बात करता हूं, ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यदि 25 डिग्री सेल्सियस पे बेस्ड है, इतने टेम्परेचर पे हम बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। लेकिन कभी टेम्परेचर एकदम से ज्यादा या फिर एकदम से कम होगा, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होता है हमारे बॉडी में बताओ, स्वेटनिंग होने लग जाती है। या फिर टेम्परेचर कम होता है तो हमारे बॉडी में कपकपी सी आती है, आपने देखे होंगे, सिवरिंग होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम अपने उस टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। और इतना टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं मींस ये क्या कहलाएंगे, रेगुलेटर्स, ठीक है। या फिर हम फॉर एग्जांपल हम कार से यदि जा रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं या कोई वर्क प्लेस पर है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम एयर कंडीशनर लगा दे रहे हैं। समर के टाइम पे ऐसा होता है, बट ये एयर कंडीशनर जो है या फिर विंटर में हम हीटर का यूज करते हैं। तो ये तो हमने बाहर से कुछ चेंजेस लाए, अंदर से नहीं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन जो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है, तो एक तो दो तरीके से हो सकती है, एक तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है और एक आर्टिफिशियल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल में बेटा हमारे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करना पड़ेगा, समझ गए। हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करना पड़ेगा, और फास्ट करने की वजह से फाइनली क्या हो सकता है बेटा, हमारे को एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज करनी पड़ेगी। लेकिन आर्टिफिशियली में हमने क्या किए, कोई एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किए और उस तरह से अपने आप को हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो रेगुलेट्स की हम बात करें, ठीक है, किस चीज की, रेगुलेट्स की यदि हम बात करें और अबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में जो दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है बेटा, मेंटेन कर रहा है होम्योस्टेसिस। तो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग जो भी पोर्शन का हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। तो इसमें देखिए बेटा हम लोग जो पार्ट का स्टडी कर रहे थे, तो इसमें पहली चीज तो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें अबायोटिक फैक्टर का, तो एक तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं वो रेगुलेट्स कहलाते हैं। इसमें एक तो ऑस्मो रेगुलेटर, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, क्या चीज, ऑस्मो रेगुलेटर। और दूसरा क्या आता है, थर्मो रेगुलेटर आता है। तो थर्मो रेगुलेटर मीन्स क्या, जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, 24 या 30, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो इतना मेंटेन रहेगा। ऑस्मो रेगुलेटर मीन्स आपने देखे होंगे ह्यूमन किडनी जो है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। तो किडनी जो है हमारे बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो क्या करता है बेटा, मेंटेन करके रखता है। वाटर और सॉल्ट बैलेंस जो होता है वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कम या ज्यादा होता है क्या, नहीं। तो इस टाइप का जो एनिमल्स है वो क्या कहलाते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स और थर्मो रेगुलेटर्स, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के थ्रू या फिर बिहेवियरल। तो बिहेवियरल में मैंने आपको क्या समझाया था थोड़ी देर पहले, एयर कंडीशनर हमने लगा लिए या फिर हीटर लगा लिए, ठंडी या गर्मी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्टिफिशियली जो है या फिर जगह चेंज करते हैं। बिहेवियर में देखो जब बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो अब ऐसा सिकुड़ के बैठ जाते होंगे, अपने बॉडी साइज को एकदम छोटा कर लेते हैं, और वही गर्मी लगेंगे तो हम एकदम फैल के सोते हैं, होता है कि नहीं। तो इस तरह से ये हमारा बिहेवियरल जो है वो चेंजेस है। फिजियोलॉजिकली देखो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है। तो इस तरह से बेटा जो भी अबायोटिक फैक्टर है, जैसे हम टेम्परेचर की ही हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक रिस्पॉन्स वहां पे मिलता है। तो इस टाइप का जो रिस्पॉन्स है वो क्या कहलाता है बेटा, रेगुलेट्स, ठीक है। मीन्स हमने क्या किया, कांस्टेंट रखे हैं अपना बॉडी टेम्परेचर को, ठीक है। तो इस तरह से थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो थर्मो रेगुलेटर कहलाएगा, और वाटर बैलेंस को मेंटेन रखेंगे तो वो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाएगा। समझ गए। ऑल बर्ड्स और मैमल्स, साथ ही साथ कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स और कुछ इनवर्टिब्रेट्स इस कैटेगरी में आते हैं। ये एग्जांपल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं। समझ में आ गया।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग और कुछ टर्म्स समझेंगे बेटा इसमें जो रेगुलेट्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सनलाइट के कंडीशन में, या फिर इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसीना निकल गया है, इसे बहुत ठंडी लग रही है, तो ठंड में हम क्या करते हैं बेटा, स्वेटर का हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से थर्मो रेगुलेशन हम मैमल्स की यदि हम बात करें तो सक्सेस जो है एक मैमल्स में जनरली मेंटेन कर सकता है अपने बॉडी टेम्परेचर को। समर के टाइम पे हमारे बॉडी में यदि टेम्परेचर ज्यादा हाई हुआ तो स्वेटनिंग का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग जो है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख पा रहे हो पिक्चर्स में। विंटर के टाइम पे सिवरिंग होती है, या तो सिवरिंग होंगी या फिर आप कुछ स्वेटर वगैरह यूज कर लो, तो भी आप अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। हमारे बॉडी जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू हीट प्रोड्यूस हो रही है, और उसके बाद भी हमारा बॉडी टेम्परेचर उतना कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। ओके, तो इस तरह का एक्टिविटी जो है यहाँ पे होने वाला है। फिर इस तरह से एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो है उनका ये मानना है कि मैमल्स में जो सक्सेस जो है जनरली किसकी वजह से आया है, तो उसमें एक एबिलिटी है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। इसकी वजह से वो अंटार्कटिका में भी और सहारा डेजर्ट में भी घूम फिर सकते हैं और वहां पर भी रह सकते हैं। ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने हमें बताया। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमें का डाउट आ रहा था, कन्फर्मर्स को रिवाइज करना है। कन्फर्मर्स बेटा आपको यहां से समझ में आ जाएगा अभी इसमें मैंने क्या समझाया था आप लोगों को। तो देखो थर्मोरेगुलेशन बेटा एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है तो कुछ स्मॉल जो हम एनिमल्स की हम बात करें, जैसे श्रीव या हमिंग बर्ड की बात करें, एक स्मॉलेस्ट बर्ड जो होता है बेटा ये हमिंग बर्ड, एक छोटा सा बर्ड है, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और ये बर्ड छोटा सा है। अभी छोटे से बर्ड को यदि इतने सरफेस एरिया में जब ठंडक है, कोल्डनेस है, तो इसको बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उतना मेटाबॉलिज्म इसकी बॉडी में करना पड़ेगा, तो उतना ज्यादा उसका एनर्जी लॉस्ट होगा उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये लार्ज सरफेस एरिया जो है उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये बहुत मायने देता है। तो अपने बॉडी से इतना हीट जो है बहुत फास्टली उसका लॉस्ट होगा, ठीक है। तो जब फास्टली लॉस्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा उसको एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने बॉडी में हीट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए बेटा इस टाइप के एनिमल्स जनरली वेरी स्मॉल एनिमल्स जो है पोलर रीजन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या ये बेटा फिर भी कंफर्मेंस कर पाएंगे क्या, कंफर्म होंगे क्या? नहीं। तो सॉरी, रेगुलेट कर पाएंगे क्या अपने बॉडी टेम्परेचर को? नहीं। तो ये क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लाते, जैसा बाहर का एनवायरनमेंट है वैसा ही वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बना लेते हैं, ठीक है। तो 90% एनिमल्स, नियरली ऑल प्लांट्स ये मेंटेन नहीं करते बेटा कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। और ऐसे एनिमल्स जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करते वो कन्फर्मर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कन्फर्मर्स। हाँ मेरा बेटा समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे कि जो बॉडी टेम्परेचर या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यदि बाहर का बदला, सराउंडिंग कंडीशन का बदला, तो अंदर का भी वो बदल लेते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? कन्फर्मर्स। समझ में आ रहा? तो एक्वाटिक एनिमल्स क्या करेंगे बेटा, जो भी ऑस्मोटिक कंडीशन या जो बाहर की आई या अपने बॉडी फ्लूइड का एज इट इज बेटा जो कंसंट्रेशन बाहर रहेगा ऐसा ही कंसंट्रेशन उसके बॉडी के अंदर भी रहेगा। उसने रेगुलेट किया क्या? नहीं, उसने कंफर्म कर लिया कि भाई मुझे इसी तरह के एनवायरनमेंट में जो है रहना है, इसी तरह के एनवायरनमेंट में जीना है। समझे? तो 99% और प्लांट्स जो है इस कैटेगरी में आ रहे हैं। ये वाले एग्जांपल तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया कि एक चेंज हो रहा है, एक कोई चेंज नहीं हो रहा है, एक पार्सली 50% चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में ये जो सारे चेंजेस है मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो ये हम लोगों ने कन्फर्मर्स देखे। कन्फर्मर्स के बाद बेटा अब जैसे कि साइबेरियन क्रेन एक एग्जांपल दिया है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। बहुत से बर्ड्स वो क्या करते हैं, अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। बेटा इनमें ना सेंस करने का पावर होता है, बहुत अच्छा सेंस पावर होता है इसमें। इनको क्या मालूम बेटा कि ठंड पड़ने वाली है, ठीक है। तो उन्हें कैसे पता चला कि इस जगह पे ठंड पड़ेगी, तो वो डायरेक्टली कहाँ, सीधे इंडिया। इंडिया में कहाँ पे?
राजस्थान, राजस्थान में भी कहां पे, सीधे भरतपुर, और भरतपुर में भी कहां पर, केवलादेव नेशनल पार्क। वहां पे साइबेरियन क्रेन जो है बेटा ड्यूरिंग द विंटर आके सरवाइव करती रहती है, और विंटर खत्म होता है तो वापस से वो अपनी जगह पे वापस चली जाती है। तो इस बर्ड में बेटा ये बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, सेंस पावर बहुत अच्छी होती है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये टेम्परली मूव कर रहे हैं बेटा, जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ रही है तो टेम्परली बेटा एक हॉस्पिटल एनवायरनमेंट जो है वहां पे मूव करते हैं, और जब वापस से सेम कंडीशन आ जाएंगी तो वो वापस चले जाते हैं। इस टर्म को माइग्रेट कहते हैं, क्योंकि बेटा एक तो रेगुलेटर से जो रेगुलेट कर सकते हैं, दूसरा कंफर्मर से जो कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो दोनों भी नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे बेटा, माइग्रेट कर जाएंगे। समझे? तो माइग्रेटरी बर्ड जो है फ्रॉम साइबेरिया से, जो भी एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन जो होता है, या फिर जो साइबेरिया है वहां से मूव करते हैं बेटा। ये साइबेरियन क्रेन इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये वाला पार्ट समझ में आया बेटा? ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो तो इसके बाद नेक्स्ट एक और पार्ट बचा है, थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूं क्या? सस्पेंड हमें समझना है, 5 मिनट में हो जाएगा। बोलो, सस्पेंड का मतलब बेटा अपने आप को रोक लेना। अपने आप को रोक लेना मीन्स, एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जब हमारे नागपुर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, एकदम हॉट, दोपहर का टाइम है, तो क्या आप बढ़िया से बाहर निकलते हो क्या? या फिर जब बहुत हेवी रेन जब होता है, तो रेनिंग के टाइम पे आप, ऐसा होता है कि विदाउट रेन कोट या विदाउट किसी प्रोटेक्शन बढ़िया से जाते हो, उस बारिश में भीगोगे और फिर उसके बाद क्लास में आके बैठोगे, फिर घर पे जाओगे, फिर खाना खाओगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इस टाइम पे क्या करते हैं बेटा, हम वेट करते हैं। जनरली गर्मी के टाइम पे मॉर्निंग या फिर इवनिंग का टाइम प्रीफर करते हैं, और हेवी रेन होती है तो बारिश का रुकने का इंतजार करते हैं ज्यादातर, जब बहुत ज्यादा हेवी रेन होता है तो। समझ गए? तो इस टर्म को कहते हैं बेटा सस्पेंड करना, अपने आप को एक जगह पे रोक लेना। सस्पेंड का मीनिंग समझ में आ गया क्या होता है? तो अब हम आगे इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो कंसेप्ट बेटा, सस्पेंड का मतलब जैसे सीड, सीड क्या करते हैं बेटा, अपने आप में डोरमेंट कंडीशन मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ फंगस के आपको ये स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, ये बैक्टीरिया में भी एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है बेटा, अपने आप को सस्टेन करना या सस्पेंड करना मींस अपने आप की अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको रोक लेते हैं ये। ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंजाई या जो लोअर प्लांट होता है, वो एक थिक वॉल स्पोर्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन भी यदि आई तो वो लंबे टाइम तक के वो अपने आप को क्या करेंगे, रोक सकते हैं, और जैसे ही सुटेबल कंडीशन आई फिर से जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और वो फिर से अपना न्यू बॉडी को रेडी कर लेते हैं। एज इट इज जो हायर प्लांट है उसमें सीड में डोरमेंसी जो होता है, या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक लेंगे, और फेवरेबल कंडीशन में मॉइस्चर लेकर के, सुटेबल टेम्परेचर को लेकर के जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन आती है बेटा, कुछ एग्जांपल्स दिए। एक हाइबरनेशन होता है, एक एस्टिवेशन होता है, और एक डायपॉज होता है। हाइबरनेशन मींस कुछ एनिमल्स जो होते हैं ठंड के टाइम पे क्या करते हैं, अंदर बिल में जाके ऐसे घुस जाते हैं जमीन के अंदर जाके, तो उसे विंटर स्लीप कहते हैं। विंटर स्लीप मींस कहलाता है हाइबरनेशन। एज इट इज एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में एस आ रहा है, एस मतलब समर। ड्यूरिंग द समर सम स्नेल्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाई दे रहा है बेटा, तो अंदर जाके घुस जाएंगे वो। और जू प्लैंक्टोन्स जनरली लेक्स और पॉन्ड से बाहर नहीं आते, अपना जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन कर लेते हैं, अपने डेवलपमेंट को रोक लेते हैं, उसे डायपॉज कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे बेटा जो हम लोगों ने यहाँ पे समझे। नेक्स्ट इसमें हम लोग एडाप्टेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फाइनली आज का ये वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे का पोर्शन जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी की कुछ डाउट है बेटा तो आप लोग पूछ सकते हो, अभी पूछिए, मैसेज कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पोस्ट कर सकते हो, और जो भी स्क्रीनशॉट है नोट्स लेकर के शेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। इंस्पायरिंग माइंड, इंस्पायरिंग लाइफ। टेक केयर बेटा, बाय बेटा, बाय ऑल, बाय पुरवल।
ओके बेटा कल्याणी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे टेक्स्ट कर देना टेलीग्राम पे, आई विल प्रोवाइड यू